बिहार में चुनाव से पहले ही सियासी पारा इस कदर चढ़ा कि सियासी फिजा अभी से ही चुनावी हो चुकी है। राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, जिसमें अब प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। प्रियंका आज राहुल, तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं के साथ यात्रा में शामिल है। साथ ही विपक्ष के अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव समेत कई दिग्गज भी बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष के तमाम दिग्गज सत्ता दिला पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की काट फिलहाल ना तो बीजेपी के पास है और ना ही कांग्रेस और आरजेडी के पास। दूसरी तरफ तेजस्वी की मुश्किलों में इजाफा करने के लिए तेज प्रताप यादव भी मोर्चा खोल दिए हैं। इसके अलावा एनडीए का आरक्षण कार्ड और कई योजनाएं महिलाओं को रास दिया है। साथ ही बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल और प्रियंका का महिला और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड बिहार की जनता को पसंद आएगा? क्या बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी अपनी छाप छोड़ पाएंगी या फिर एक बार फिर एनडीए सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाएगी? हमने पहले भी कहा था एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार, मतलब ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। जो दो लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, जिन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ अब प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री। आधी आबादी के फैक्टर के लिहाज से क्या प्रियंका गांधी का असर आपको लग रहा है कि बिहार में चल पाएगा? देखिए, प्रियंका जी सबसे अधिक जो है उनका प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया जाता रहा, और जब प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया 2019 में, तो वहां पर कांग्रेस की सीटों की संख्या 2 से घटकर 1 हो गई थी। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में 2004 से 2025 तक 21 वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आज विधानसभा में सीटों की संख्या है 2। तो बिहार में भी इसी तरह का परिणाम आप सोच लीजिए आएगा। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पास और भी जो लोग हैं, उनको उतारने का कांग्रेस का अधिकार है। कांग्रेस जिसको चाहे उसको मैदान में उतारे, ये कांग्रेस का निर्णय है। इस पर हमारी क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वो कह रहे हैं ये बिहार है, बिहार बबुआ। वो कह रहे हैं यहां पर खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। जो बीजेपी यहां पर चूना लगाने का काम कर रही है वोटरों में, यहां पर खैनी के साथ बिहार के लोग चूना रगड़ देते हैं। देखिए, बीजेपी को तो बिहार भली भांति पता है, संभवतः राहुल गांधी को बता रहे होंगे ये बेटा बिहार है, यहाँ खैनी के साथ आपको रगड़ देंगे। राहुल गांधी को संभवतः वो जो है संकेत दे रहे हैं कि श्रीमान राहुल गांधी, आप बिहार नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनसंघ के जमाने से बिहार को भली भांति जानती है। अगर वहां किसी को बिहार से परिचय कराने की आवश्यकता श्रीमान तेजस्वी यादव जी को महसूस हो सकती है, तो संभवतः राहुल गांधी को है। और राहुल गांधी को रगड़ने का जो प्रयास है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अगर किसी ने जो है ग्रहण लगाने का काम किया है, तो श्रीमान राहुल गांधी हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी का सेकंड इन कमांड बनने की जो पर बारी आई है, संभवतः तेजस्वी उसी बात पर चिढ़कर श्रीमान राहुल गांधी को ये चूने की तरह आपके मुताबिक ये कटाक्ष जो है, आपके मुताबिक ये कटाक्ष तेजस्वी यादव का दरअसल में बीजेपी की तरफ ना होकर ये कांग्रेस की तरफ था, राहुल गांधी की तरफ था। मेरे साथ निगत अब्बास भी हैं। निगत, अभी इन्होंने जिक्र किया प्रेम शुक्ला जी ने, यूपी का इलेक्शन देख लीजिए। प्रियंका गांधी ने उस समय एक नारा भी दिया था, स्लोगन भी था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या परिणाम हुआ? क्या आपको लग रहा है कि बिहार में आधी आबादी को साध पाएंगी प्रियंका गांधी या कांग्रेस? क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है बिहार में आधी आबादी, आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर आप वोटर देख लें, वोटिंग परसेंटेज देख लें, तो उसमें महिलाएं सबसे आगे।
प्रत्युष जी, पहले तो आपको, आपके व्यूअर्स को, मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दूसरी बात आपने कही और मेरे भाई प्रेम शुक्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रियंका जी पर आप लोगों ने सवाल उठाए और अलग अलग तरह के कटाक्ष भी यहाँ पर करे गए। सबसे पहली बात जो इन्होंने ग्रहण की बात करी थी प्रेम शुक्ला जी ने, मैं उस पर सवाल का जवाब दे देना चाहती हूँ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की, यानी मोदी जी और नीतीश बाबू जी की जो सरकार है बिहार में, अब उसको ग्रहण लगने वाला है। और आप आधी आबादी की बात क्यों करते हैं, हम पूरे बिहार की बात कर लेते हैं ना, कि किस प्रकार इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लोकतंत्र को खत्म कर कर भूत तंत्र चला दिया है। इनका बस चले तो शमशान घाटों के बाहर ये पोलिंग बूथ लगा दें, क्योंकि जो 65 लाख वोट इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ वहां से खिसकाया है, उसमें जो ऐड करे हैं, जो वोटर्स नए ऐड करे, उसमें तो कितने तो मृतक लोग हैं। तो आज तो सवाल इनसे पूछा जाता है, कटघरे में ये खड़े हैं, तो ग्रहण कैसे लगाया वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, मैं इन्हें एक और नसीहत देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी नसीहत बहुत अच्छी देती है, आज मैं देना चाहती हूं कि कृपा करके मोदी जी को बोलिए, अपना और नीतीश बाबू का जो गठबंधन है उसका नाम बदल कर एक नामकरण कर दे और उसमें लिख दे क्राइम ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी। क्योंकि किस प्रकार बिहार की जनता को क्राइम में सबसे आगे इन लोगों ने उस स्टेट को कर दिया है, ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है 2019 के बाद, कि किस प्रकार 2,70,000 यानी डबल हो गया है क्राइम रेट। और सिर्फ महज जनवरी 2025 और जून 2025 की अगर हम बात कर लें, तो अगर मंथली मर्डर एवरेज की बात हो तो 229 मर्डर हर महीने हो रहे हैं। 30-30 लोगों के मर्डर 11-11 दिनों में हो रहे हैं। एक दिन में 953 हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। और तो और इन 6 महीनों में 45,000 से अधिक यहां पर साइबर क्राइम हो रहे हैं। और इन्हीं के घटक दल के नेता भैया चिराग बाबू ने कहा था, मेरे प्रेम भाई, उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो चरमरा गई है। और मैं इस बात को जानती हूं और बिहार की जनता साक्षी। और इन्होंने कहा था, इतने सालों से ये सरकार बनाकर बैठे कि आप देखिएगा एजुकेशन व्यवस्था हम कितनी बढ़िया कर देंगे। व्यवस्था ये बढ़िया तो क्या करेंगे, आप सुनिए एजुकेशन का कैसा बंटाधार इन्होंने करा है कि 2.5 लाख टीचर्स की वैकेंसी है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। जो बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि जो टीचर्स है वो अनट्रेन्ड है, बेंचेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। किस प्रकार ये हर घर जल की बात करते हैं, उसकी धज्जियां इन्होंने खुद उड़ाई है। नीति आयोग बताता है कि कैसे हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे बिहार आता है, कैसे जो महिलाओं का आपने कई सारे मुद्दे गिना दिए, ट्रैफिकिंग हो रही है। आखिरी बात, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी और नीतीश की सरकार में बिहार में 1990 की कोई फिल्म चल रही है, धुआंधार गोलियां चल रही हैं, किलिंग्स हो रही हैं। 1990 की फिल्म, एक सेकंड निगत अब्बास जी, 1990, एक सेकंड निगत अब्बास जी, 1990 की कोई फिल्म चल रही है। 1990 के बाद किसकी सरकार थी? आपने कहा गोलियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा था 1990 की फिल्मों में जो हम बिहार में 1990 में किसकी सरकार थी? नहीं प्रत्युष जी 30 दिन 11 दिनों में माफ करिएगा, 30 मर्डर हो जाते हैं और ये पूछते नहीं है। बिल्कुल मुद्दा, बिल्कुल क्राइम बिहार चुनाव में मुद्दा है और मुद्दा बनना चाहिए, बिल्कुल मुद्दा बनना चाहिए। क्राइम बिहार में मुद्दा है और यह मुद्दा बनना चाहिए। 1990 के दशक में भी मुद्दा बनता रहा है और उसके बाद के चुनाव में भी मुद्दा बनता रहा है और यह मुद्दा बनेगा। मैंने आपसे सवाल किया था आधी आबादी का, एक सेकंड निगत अब्बास जी, मैंने जो आधी आबादी वाला सवाल किया था, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी में प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी कहती है हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, आप टिकट भी देती हैं यूपी में। ऐसा क्या है कि बिहार में महिला उम्मीदवार आपको या तो मिलते नहीं या आप उतारना नहीं चाहते? हमारे पास सभी पार्टियों की लिस्ट है, सूची है। आपने 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और आपने एक आधी आबादी में से कितनों को टिकट दिया? मात्र 7। परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे कम 10%। ऐसा क्यों? आप तो महिलाओं की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, उनके हक हुकूक की बात करते हैं, तो जनप्रतिनिधित्व देने में इतनी कंजूसी क्यों हो जाती है? बताइए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार मैंने बिहार की बात की,
मैं आ रही हूं। और ये बिहार की बात किस किस बेसिस पर सवाल करते हैं? ऐसा नहीं है महिलाओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। 70 में से सिर्फ 7 वो है आज महिलाओं पर सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताइए प्रत्युष जी, जो सरकार नहीं प्रत्युष जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी आप और मैं एक साथ बोलेंगे तो व्यूअर समझ नहीं पाएगा। मैं तो पूछ रही हूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता की चिंता मत करिए, आप आम वोटर की चिंता करिए मेरे प्रत्युष भाई। मैं तो इनसे पूछ रही हूं, उन औरतों के बारे में जवाब दीजिए ना प्रेम भाई, जो बिलक रही हैं कि पिछली बार तक मेरा वोट था लेकिन आज इन्होंने मुझे जान से ही मार दिया, मैं हुई नहीं। मेरे जो पति का वोट दिया है वो कहते हैं बेटे का नाम लिख दिया, जो बेटे का वोट दिया है वो पति के नाम पर आ गया। फॉर्म भर दिए हैं, बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फॉर्म भर दिए तो वो अपलोड नहीं हुए। मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि 70 में से 7 क्यों। मैं यही सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछता हूं। इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में इतने वर्कर्स हैं, आप बिहार में 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और महिलाओं की भागीदारी आप कितने देते हैं, कितने टिकट देते हैं? मात्र 22। क्या आपको योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलती? देखिए हमने तो ऐसा, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश में नारियों के लिए जो है 30% विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था करके हमेशा के लिए जो है इस समस्या का समाधान जो है दे दिया है। जब नारी बंधन अधिनियम लागू होगा तो हर पार्टी को वो जो है 30% टिकट स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को देना पड़ेगा। और आप वैसे भी देख रहे हैं जो आपने संख्या बताई 115 में से 22, वो अन्य दलों की तुलना में बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है नारी सशक्तिकरण में विश्वास रखती है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है। एक प्रश्न उठाया था अपराध का, अपराधी अपराध पर पूछने लगे, ये भी अच्छी बात है भाई। ये जो गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का, उसमें एक तो सजा याफ्ता जो है आरजेडी के अध्यक्ष सजा याफ्ता है, चारा चोरी के मामले में सिर्फ चारा चोर है वो अध्यक्ष है, और उनके जो उप मुख्यमंत्री थे और जो मुख्यमंत्री पद के संभवतः प्रत्याशी है वो जो है बेल पर है। श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस में बेल पर है। कौन से केस में बेल पर है? 420 में। तो ये 420 ये चारा चोर, ये जो है नौकरी के बदले जो है जमीन के हाथ के आने वाले, ऐसे आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले अपराधी, और जिनके जमाने में जंगल राज था, जो श्रीमान तेजस्वी यादव के माता और पिता के जमाने में जितने नरसंहार हुए, 28 नरसंहार, 1-2 नहीं 28 नरसंहार, और जो है मुख्यमंत्री के निवास में बैठकर अपहरण के सौदे सुलटाए जाते थे। मुख्यमंत्री की पुत्री के विवाह में सारी गाड़ियां जो है वो शोरूम से खींच ली जाती थी। ये जो है सुशासन की बात जब करते हैं तो ऐसे लगता है कि शैतान बाइबल पढ़ रहा है जी। शैतान जो है बता रहा है कि हम जो है अपराध को नियंत्रित करने का जो है निश्चय कर रहे हैं। गजब है भाई। ठीक है सर, हमने अपराध पर बहुत बहस कर ली। मैं जेडीयू का रुख करूंगा अभिषेक झा जी का। अभिषेक झा जी, आपके भी आंकड़े हमारे पास हैं। नीतीश सरकार के लिए महिलाओं के लिए योजनाएं तो बहुत है। एक सेकंड निकलते पास जी, मैं फिर आऊंगा, चूंकि पैनल बड़ा है इसलिए सबको मैं समान अवसर देना चाहता हूं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं परेशानी नहीं जी। अभिषेक झा जी, नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, तारीफ भी होती है कि अरे बिहार में देखिए महिलाओं को 50% लोकल बॉडीज में आरक्षण है, नौकरियों में आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन टिकट के मामले में इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? या आप ही के आंकड़े हैं, देख लीजिए। 115 में 22, मैं माफी चाहूंगा 110 में से 13 सीटों पर मात्र बीजेपी ने टिकट दिया था, 115 जेडीयू और मात्र 22 सीट पर महिला उम्मीदवार, मात्र 22 सीट पर। ऐसा क्यों अभिषेक झा जी? देखिए, टिकट देते वक्त बहुत सारे समीकरणों का ख्याल क्या समीकरण हुए काम किया। जब आप योजनाएं बनाते हैं उस वक्त समीकरण नहीं समझ में आता है। जब आप महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए योजनाएं, आरक्षण बनाती है, सब समीकरण समझ में आता है, लेकिन जब उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आती है समीकरण नहीं समझ में आता। मुझे आप अपनी बात रखने का मौका देंगे? बिल्कुल रखिए। आप अगर 25 लाइन का सवाल पूछेंगे और मैं 2 लाइन बोलूंगा, तीन लाइन के सवाल में आपको इतनी तकलीफ हो गई? बोलिए। 3 लाइन के सवाल में इतनी तकलीफ, समझ सकते हैं आपकी तकलीफ। लंबा सवाल आप बोलिए। हमारी तकलीफ इतनी ही है कि लोकतंत्र में सबके पास बोलने का अधिकार होना चाहिए। आपने सवाल पूछ दिया, आप सवाल
आपका है, जवाब हमारा है। हो सकता है आप हमारे जवाब से संतुष्ट हो, नहीं हो, यह आपका मसला हो सकता है। हमको जनता से अपनी बात करनी होती है, हम कहते हैं। नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनको मौका देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लोकल बॉडीज में आरक्षण देते हैं। बिहार के थानों में आपको हमारी बेटियां दिखती हैं। आज इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई के लिए 33% का आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियों में दिया है, सब किया है नीतीश जी ने। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। सोचना उन लोगों को है जिन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश में आगे किया, महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए, टिकट देने की बात की, फिर भी फिसड्डी साबित हुए। और अब प्रियंका जी बिहार आई हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, खुले दिल से स्वागत करते हैं। जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में भी जाएंगी, वहां जाकर जानकारी मिलेगी कितने भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है बिहार की सरकार के द्वारा, तो शायद उनको बेहतर और अच्छा महसूस होगा। देखिए, 2 युवराज यहां घूम रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 युवराज घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश के 1 युवराज अब इस बिहार के अंदर आ रहे हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारे यहां कहावत है। स्टालिन जी भी आ रहे हैं। भाई, हमने तो देखा है कि किस तरह हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था इन्होंने, और किस तरह से अब गलबहियां करके तेजस्वी यादव जी घूमेंगे, बिहार के लोग देखेंगे। रेवंत रेड्डी जी को बुलाया जा रहा है, जिन्होंने बिहार के डीएनए, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था, उनसे गलबहियां करने को मजबूर क्यों है तेजस्वी यादव जी? यह बात भी समझ से परे है। एक बैसाखी के सहारे ये सोचते हैं कि इस राजनीतिक बैतरनी को पार कर लेंगे, ये संभव इस बार बिहार में नहीं होने वाला है। और ये कितना भी घूमे, कितना भी बदलाने का प्रयास करे, महिलाओं के मुद्दे पर माई बहन योजना की बात करें, बिहार की माताओं और बहनों को बहुत बखूबी याद है राष्ट्रीय जनता दल का वो दौर, जब उनकी फ्रीडम पर चोट थी, घर से बाहर निकलने में दिक्कत थी, रात्रि में कहीं आवागमन में दिक्कत थी। इसलिए किसी भी कीमत पर ऐसे जंगल राज के कुशासन को बिहार की महिलाएं नहीं चुनने। लेकिन एक बात तो है, एक बात तो अभिषेक जी, एक बात तो है आपकी पार्टी की और आपके नेता की, नीतीश कुमार की, कि उनके लिए दाएं या बाएं सब जगह उनके लिए फायदा। अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तब भी सरकार में सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। खैर, मैं अभी आरजेडी का रुख करता हूं। आरजेडी से सवाल है हमारा। एक लाइन इस पे मैं कह दूं आपको। जी 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 हाँ, कह दीजिए। एक लाइन बस ये है कि इसको इस लिहाज से क्यों नहीं देखते हैं आप कि सभी दलों को नीतीश जी से फायदा है। आप जिसे कह रहे हैं कि अलग अलग गठबंधन में नीतीश जी को फायदा है, इसको इस हिसाब से सबकी मजबूरी है। इससे दूसरी लाइन में मैं कह देता हूं, सबके लिए मजबूरी है नीतीश कुमार, सभी दलों के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार मतलब बीजेपी लाख कोशिश कर ले, अपना सीएम नहीं बना सकती। खुल के कहिए ना महाराज। मैं आरजेडी का रुख कर ले रहा हूं जल्दी से। राजकुमार राजन जी, मैं ये सवाल, चूंकि आज आधी आबादी पर है सवाल, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। 144 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और आप सिर्फ टिकट देते हैं 16 लोगों को, 16 महिलाओं को, क्यों ऐसा? प्रत्युष जी, देखिए, लगातार लालू जी पर और तमाम हमारे आरजेडी के लीडरों पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, दरअसल बिहार के जनता के संदर्भ में समझिए, उस सामंती व्यवस्था के बारे में सोचिए जो सदियों से शोषित था। लालू जी ने उसको शासक बना दिया। इसलिए बीजेपी और जेडीयू को इतनी चिढ़ मचती है, लालू जी का नाम सुनकर ही लगता है कि डिरेल हो जाते हैं। अरे, जो सदियों से शोषित था, जो दलित थे, अल्पसंख्यक था, जो पिछड़े वर्ग थे, उसमें महिला भी शामिल है। इन महिलाओं और दलितों, शोषितों को लगातार जो सत्ता से बाहर थे, लालू जी ने सत्ता की केंद्रीय भूमिका में उनको लाया। इसलिए चिर है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के संदर्भ में लगातार चर्चाएं हो रही है। 2 महीने से लगातार केंद्रीय मीडिया में इसकी बहस विमर्श चल रहा है। और आज जब वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ हो चुका है, जन आंदोलन जो बन चुका है, और यह जन आंदोलन सिर्फ सत्ता के बदलाव के लिए सिर्फ नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम है। मतदाता के अधिकार सुरक्षित रखने का एक मुहिम है, जो बिहार की आम जनता जाग चुकी है। वह समझ चुकी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे अधिकार दिया था, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग का वोट देने का अधिकार, समान अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा,
उसको जिस तरह से उस पर कुठाराघात किया गया, उससे जो वोटर अधिकार यात्रा के कारण आम जनता उससे जुड़ी है। नहीं, और अच्छी बात है, आप वोटर अधिकार बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, वोटर अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अधिकार आप टिकट के मामले में महिलाओं को भी दे दीजिए तो भला हो जाएगा। योजनाएं बनाते रही वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं रामकृपाल सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है बिहार में, और आज हरी तालिका, तो महिलाओं को आज हरी तालिका तीज भी है, और हरी तालिका तीज के दिन प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है, और बिहार में हरी तालिका तीज कितने बड़े पैमाने पर बनाई जाती है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप भी बिहार से ही हैं। तो ये बताइए कि क्या इसका आपको लग रहा है कि इतना असर होगा? देखिए जी, सवाल असर का नहीं, रामकृपाल सिंह सर से मेरा सवाल तो यह है कि इसकी प्रत्युष जी, क्या असर होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रियंका जी जैसा कि बताया लोगों ने और आपको भी, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कैंपेन किया था। एक असर होना, एक भीड़ का आना और उसका वोट में तब्दील होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। पहली बात तो जो आप अभी एक महिलाओं का इशू उठा रहे थे, देखिए कोई पार्टी कुछ भी कहे, टिकट देने का मात्र एक शर्त है विनेबिलिटी, जीत की संभावना किसमें सबसे ज़्यादा है। और ये बात अमित शाह जी एक इंटरव्यू में ये बात मान चुके थे कि यही होता है और सब पार्टियां ही करती हैं। रही बात यह है कि जो नारी बंधन अधिनियम जो पास हुआ है, जरूर उससे उम्मीद बंधी है कि जब वो लागू होगा तो फोर्सफुली मतलब वो 30% तो देना ही पड़ेगा। रही आज की तारीख में, देखिए बिहार में निश्चित तौर पर प्रियंका जी की एक पर्सनालिटी है, लोग उससे और उनके बातचीत लहजे में भी एक शालीनता रहती है, तो लोग आकृष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा कि भीड़ का आना, किसी को पसंद करना और वोट देना, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सवाल जब आएगा जनता के सामने, देखिए कांग्रेस जो है, कर्नाटक इलेक्शन के बाद से कांग्रेस को लगा कि इस देश का जो माइनॉरिटी था, जो नाराज हो गया था बाबरी के बाद, वो उनकी तरफ लौट रहा है निश्चित रूप से। और कांग्रेस को ये लगा कि हम रिवाइव कर सकते हैं पूरे देश में, और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आए उनको लग रहा है। अब सवाल बिहार में, बिहार की जनता के सामने एक सवाल तो आएगा, इंडिया अलायंस में लीडरशिप कौन होगी, विकल्प कौन बनेगा। और अभी तो सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, सारी चीजें तब पता चलती है जब सीट का बंटवारा होता है। सवाल इस बात का है कि विकल्प कौन है, विकल्प तेजस्वी है या विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब मैं राहुल गांधी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मतलब कौन है। तो एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया अलायंस का बिहार में, इससे कितना उबर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि किसके पक्ष में हवा बह रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा भी हैं। ऋतुराज झा जी, आप भी गठबंधन में शामिल हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर उम्मीदवार उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं? जी, पूरे बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसकी घोषणा ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी जो है सो हर सीट पर चुनाव लड़ रही है, हर सीट पे जो है सो हमारे कैंडिडेट भी उतर रहे हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल पार्टी है। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी, जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ेगी। कितने महिलाओं को टिकट दीजिएगा? देखिए, महिला की भागीदारी की अगर आप बात करेंगे तो ये जग जाहिर है कि चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी देने का काम किया है। और जब महिला आरक्षण बिल जब पार्लियामेंट में आया तो आपने देखा कि जैसे 370 पे हमने सरकार का साथ दिया था, 3 तलाक पे हमने साथ दिया था, इसी तरीके से महिला आरक्षण बिल पे सबसे पहले आगे जाकर के आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, वोट दिया, सरकार को समर्थन दिया।
क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बिना आप एक समाज, खाली महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं होता है। जब तक आप महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे सशक्तिकरण का, जब तक आप महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती है। और महिला सशक्तिकरण में रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ गांव में, देहात में, दूर दूर इलाकों में महिलाओं को, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का जो है सो स्थिति ठीक हो, ये भी जरूरी है। केवल पंचायत में आप महिला को आरक्षण दे देंगे और महिला का बच्चा जो है सो पढ़ने के लिए, जो लड़कियां हैं उसके लिए स्कूल ही नहीं होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगी, तो महिलाएं सशक्त कैसे होगी, मुझे बताइए। मैं आपका डिबेट बहुत ध्यान से सुन रहा था। केवल खोखले नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से काम नहीं चलेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये दोनों चीज करके बताना पड़ेगा। सरकार में लाओ, पड़ेंगे, बेटी को सरकार में लाओ, बेटी को सत्ता में लाओ, सरकार में रिप्रेजेंटेशन दो, है कि नहीं? शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन देंगे इस तरीके से। ठीक है ऋतुराज जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अरविंद मोहन सर का मैं रुक कर रहा हूं। अरविंद मोहन सर, मैं जरा दूसरे पहलू पर बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार में अब गठबंधन का दौर है। क्या ये आज की तारीख की मजबूरी है? इस पर भी हम कई डिबेट कर चुके हैं। बीजेपी बिना जेडीयू के नहीं चल सकती, कांग्रेस बिना आरजेडी के आगे नहीं बढ़ सकती। क्या मजबूरी है कि कोई पार्टी, एक पुरानी नेशनल पार्टियां, वो भी अकेले दम पर बिहार में आगे बढ़ने से डरती हैं? क्यों? राजनीतिक प्रोग्राम मेरे ख्याल से कम लिया गया है और उस मामले में नीतीश कुमार ही सबसे आगे हैं। और नीतीश कुमार ने बड़े प्रोग्राम लिए हैं और 20 साल में उसका इम्पैक्ट दिखता है। आज जो आप 50% वाली गिनती बता रहे हैं, 50 भी नहीं है, उससे ऊपर है औरतें। और अगर पार्टियां वहाँ टिकट लड़कियों को, औरतों को नहीं दे रही हैं, तो ये सिर्फ उनकी मानसिकता है। उसका लीडरशिप की अब कोई कमी नहीं है। गांव-गांव में औरतें उठ के खड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। वो एक पक्ष है, लेकिन वो एक दिन प्रियंका घूम जाएंगी, उससे वो लीडरशिप आ जाएगी उनके पास और वो जीत जाएंगे। अभी अभिषेक कह रहे थे कि प्रियंका का स्वागत है। राहुल का स्वागत हमने देखा है कि सासाराम में उनके लिए जो हेलीपैड बना, वो रात में मोटरसाइकिल की रोशनी में बना, क्योंकि आखिरी दिन शाम तक परमिशन नहीं दिया गया था। और जो पहली को पटना में रैली है, उसके लिए भी परमिशन नहीं है। तो ये परमिशन नहीं देना सिर्फ ये नहीं है कि उनकी मंशा नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम के सक्सेस का मामला है। और प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है तभी इंडिया गठबंधन के ये सारे जो बाहर के लोग हैं वो सब जुट रहे हैं। वो उस सफलता को बढ़ाना भी चाहते हैं, कुछ क्रेडिट अपने पास भी लेना चाहते हैं, या अभी जो मोमेंटम बना है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये चाहने भर का मामला चुनाव नहीं होता है। और नीतीश जी अगर सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि निष्क्रिय हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, इसके बावजूद अभी उनका वोटर सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ऐसा वोटर है जिसको आम तौर पे प्रचार से बहुत ज़्यादा फर्क। जो शराबबंदी का फैसला था, महिलाओं ने शराबबंदी का नहीं, अभी इस चुनाव के पहले देखिए ना, जिस तरह से उन्होंने बढ़ाई हैं डिफरेंट योजनाओं के पैसे, और ये तो उनका वोटर और उनके जो महिलाओं का, उनके लिए जो पांत लगती है, वो हम सब देखते हैं, वो उससे लाभ पाने के बाद उनके पक्ष में आई हैं। इसलिए नीतीश कुमार महिलाओं को लुभाने में पीछे कौन है? कांग्रेस ने भी वादा किया 2500 रुपए महिलाओं को देने का, सबके बाद, लेकिन उन्होंने तो लागू किया। सबके पिटारे में कुछ ना कुछ महिलाओं के नहीं, लेकिन उन्होंने लागू करके दिया है। और ये जब महिलाओं के हाथ में गया है इस तरह की योजनाओं का, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास ये खबर पहुंचने में भी दिक्कत है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट नहीं है, या अब वो बूढ़े हो गए हैं, थक रहे हैं, इससे फर्क नहीं। तो इसीलिए नीतीश कुमार की पूछ है, चाहे वो बीजेपी करे या हम आप अभी गिनती में बार बार बोल रहे हैं कि वो इधर भी चले जाएं। अब यही है कि नीतीश कुमार उस ताकत को पॉलिटिकली असर्ट कर पाते हैं या नहीं। कांग्रेस कर पाती है। जो गिरिराज सिंह का एक बयान है, वो काफी वायरल हुआ है, जिसमें वो घुसपैठियों को राक्षस कह रहे हैं। अगर वो बयान हो तो मैं कहूंगा कि एक बार प्लीज उसके प्ले कर लीजिए, प्लीज प्ले कीजिए। पूर्णिया में बहुत राक्षस आ गया है बांग्लादेश से, और आ गया है ना, तो उस राक्षस सबको मारना है ना। नरसिंह बाबा क्या किए थे? राक्षस का पेटे चीर दिए थे। तो हमरा तोरा घर में तो तलवार नहीं है, बंदूक भी नहीं है, कुछ नहीं। तो जब अब कोई बांग्लादेशी घुसपैठी
मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अगली सरकार हमारी बनेगी, एक एक कर को चुन करके बांग्लादेश भेजाने का काम करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, केंद्र में लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से आपकी सरकार है। बिहार में अगर कुछ समय को छोड़ दें महागठबंधन की सरकार को, तो लगभग 2 दशक से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। फिर भी अगर घुसपैठिए समस्या है जिनको केंद्रीय मंत्री राक्षस बता रहे हैं, तो ये समस्या क्यों है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात तो अगर घुसपैठियों को राक्षस कहा जा रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनको देवता तो नहीं कहा जा सकता। घुसपैठिए इस राष्ट्र के संसाधनों को जिस तरह से खा रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को निकालने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और घुसपैठिए जो है 11 साल पहले नहीं, 2006 में श्रीमान श्री प्रकाश जायसवाल जी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने संसद में कहा था कि 2.5 करोड़ घुसपैठिए देश में आ गए। वो 2.5 करोड़ घुसपैठिए देश के इस कोने से उस कोने घूमते रहते हैं। बिहार में भी कुछ भारत में कांग्रेस की कृपा से प्रवेश पा चुके थे। आज भी घुसपैठ, अधिक से अधिक घुसपैठ असम में घुसपैठ रोक दी गई है, लेकिन बंगाल के कुछ क्लस्टर्स जो इंडी अलायंस की पार्टनर हैं, सुश्री ममता बनर्जी, नहीं, मैंने बिहार के संदर्भ में पूछा, कुछ क्लस्टर्स मैंने बिहार के संदर्भ में पूछा क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं और बिहार को लेकर के ही उन्होंने जिक्र किया। ये कांग्रेस के जमाने में घुसे हुए घुसपैठी हैं, और जब उनको निकालने की कवायद होती है तो राहुल गांधी चाहते पीटते हैं। जब एनआरसी की बात शुरू होती है तो प्रियंका वाड्रा को पीड़ा होती है। जब एनआरसी की बात होती है तो तेजस्वी जो है तिलमिला जाते हैं। जब एनआरसी की बात होती है तो पूरा इंडिया अलायंस आपका करता है। क्यों करता है भाई? घुसपैठी इनके दामाद है, तो घुसपैठियों को पाल कर रखना चाहते हैं। एनआरसी की जब बात होती है तो क्यों इनको पीड़ा होती है? भाई हटाया जाए ना घुसपैठियों को, इनको समर्थन में उतरना चाहिए ना। इस देश में घुसपैठिए इस देश के संसाधनों को हजम कर जाए, इसके समर्थन में क्यों है? क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घुसा करने आए, डेमोग्राफिक चेंज करने का करके ये जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। और बंगाल में मैं इसका जवाब कांग्रेस से ले लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी घुसपैठियों को अपने देश के अंदर रखने के हक में होंगी। निगत अब्बास इस पर जवाब देंगे। एनआरसी का विरोध कौन करता है? निगत अब्बास जी, आप ही बता दीजिए, एनआरसी का विरोध कौन करता, बता दीजिए। मैं प्रत्युष जी बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल, सवाल आप दे सकती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रेम भाई ने यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात कर दी, और अच्छा हुआ आपने स्टोरी भी चला दी और आपने बता भी दिया कि किस प्रकार वहां पर घुसपैठ हो रहा है। अरे बड़ी कमजोर सरकार है प्रेम शुक्ला जी आपकी, नीतीश बाबू जी की और मोदी जी की, कि ऑपोजिशन के तिल मिलाने से आपने, जिन्हें आप राक्षस बता रहे हैं, जो मैं मानती हूँ होते ही होंगे घुसपैठिए, राक्षस मानती हूँ मैं, आप उन्हें नहीं निकाल पाए अपने देश से। अरे इतनी कमजोर हो सरकार में बैठे तो इस्तीफा काहे नहीं दे देते? नहीं प्रत्युष जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूं, इन्हें चुप कराइए। प्रत्युष जी ने चुप कराइए, मैं किसी के प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए। एनआरसी का विरोध सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए। इनकी पार्टी ने वापस भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। बोलिए चुप रहिए, थोड़ी देर में गाली गलौज पे भी बीच में प्लीज टोका टोकी ना करें प्लीज। प्रेम शुक्ला जी उनको बोलने दीजिए, आप गाली गलोच उनको बोलने दीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन बीच में मत बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा। चुप कराइए। निगत अब्बास जी बोले, प्लीज बोले। प्रत्युष जी ने चुप कराया। प्रेम शुक्ला जी आपकी वीडियो दिखाए क्या गाली देते हुए माँ बहन की? प्लीज मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज बीच में टोका टाकी ना करें, किसी को समझ में नहीं आएगा। निगत अब्बास जी बोले, तिल मिला कहा गई? चुप कराइए प्रत्युष। आप बोले निगत अब्बास जी बोले आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बात तो इन्हें बताना चाहिए कि ये ऑपोजिशन से इतने घबरा क्यों जाते हैं, और घबराए हुए तो सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद दूसरी बात पर मैं आती हूं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जदयू के प्रवक्ता ने बोला था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो मैं बता दूं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं, यहां सवारा होता है कैसे। महादेव के क्या 3 आंख, महादेव के त्रिशूल में 3 नुकीले फलक, और त्रिमूर्ति भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 3 तिगाड़ा हमारे लिए काम सवारा होता है, आपके लिए काम बिगाड़ा होता होगा। खैर उस पर
छोड़ देते हैं। लेकिन आपने महिलाओं की बहुत अच्छी बात रखी, और प्रत्युष भाई मैं आपको भी एक छोटी सी नसीहत देना चाहती हूँ, जैसे आपने हमें भी नसीहत दी कि पैनल पर एक अकेली महिला हूं, कम से कम 2 महिला और होनी चाहिए थी तो बराबरी की बात होती। लेकिन ये तो पार्टी को डिसाइड करना था, ये तो पार्टी को डिसाइड करना था कि आज प्रवक्ताओं के पैनल में महिला प्रवक्ता भेजते। पार्टी के अलावा बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना था, जदयू को करना था। खैर सुनिए, यहां पर इन्होंने बात करी थी, प्रेम भाई ने बोला था, मैं बड़ा आदर करती हूं उनका, कि हम लोग महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं, रिजर्वेशन में भी किसी ने यहां पर बोला था। तो मैं बात करना चाहती हूं कि वर्कफोर्स, आप जाइए अपनी सरकारी डेटा, जो वर्कफोर्स है वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन सिर्फ 5% है। आज भी बिहार ऐसी जगह है, ऐसा स्टेट है जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसमें टॉप करता है, और 40% आज भी 18 साल से छोटी बच्चियां हैं जो चाइल्ड मैरिज हो रही है। इतने सालों से आपकी सरकार है, छोटी छोटी बच्चियों की शादी भी होने देते हैं, आप उनका रेप भी होने देते हैं, उनके खिलाफ क्राइम भी बढ़ने देते हैं, और सबसे ज्यादा जो स्कूल का ड्रॉप आउट है वो बेटियों का है, महिलाओं का है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कहीं इंप्लीमेंट तो कर दीजिए। मैं मानती हूं किसी अन्य राज्य में आपने, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपने कहीं नहीं करा, कम से कम बिहार में तो कर देते। आज बिहार की जनता आवाम आवाज उठा रही है, और किस प्रकार वोट चोरी इन्होंने महिलाओं के साथ करी है इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और जो जन सैलाब श्री राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी की यात्राओं में दिख रहा है, वोट अधिकार यात्राओं में, वो सिर्फ मैं नहीं पूरा विश्व देख रहा है आज भारत के साथ कि वोट चोर गद्दी छोड़। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है, आप बोलिए वोट चोर, हर घर से गद्दी छोड़ की आवाज आएगी, ये आप देखिएगा। जी बिल्कुल, नतीजे तय करेंगे कि ये जो सैलाब है क्या वो वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। मैं जल्दी से जेडीयू का भी रुख कर ले रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा अभिषेक झा जी, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस और आरजेडी लगातार ये कह रही है कि दरअसल में बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को निगलने वाली पार्टी है। यह जेडीयू को कई बार निगलने की कोशिश कर चुकी है, इसलिए नीतीश बाबू कई बार इधर से उधर हुए। तो कहीं जेडीयू को कहीं अंदर से डर तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश बाबू सीएम नहीं रहेंगे, सीएम बीजेपी का होगा। तो इसके लिए तो हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे अपने विपक्ष के साथियों का कि सबसे पहले उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि चुनाव में एनडीए की जीत होगी। उनका आरोप यही है ना कि चुनाव के बाद एनडीए की जीत होगी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी हार खुद कबूलने के लिए हम अपने विपक्ष के साथियों को साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और दूसरा, हमारी पार्टी के खिलाफ साजिशें, नेता के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, लेकिन कोई भी नेता राजनेता तब बनता है, जननेता तब बनता है जब आम जनमानस का सपोर्ट उसके साथ होता है, आशीर्वाद उसके साथ होता है। और नीतीश कुमार जी को झोला भर भर के, बोरा भर भर के आशीर्वाद बिहार के लोग देते हैं, इसलिए हर गठबंधन के लिए वो मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी होते हैं। और हम तो मानते हैं, एक नसीहत हम देना चाहते हैं आपके डिबेट के माध्यम से कि जितने बड़े नेता कांग्रेस के बिहार आ रहे हैं, असल में तेजस्वी यादव जी का ही बेड़ा गर्क करने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यहाँ बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की चर्चा करते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते, बेरोजगार युवकों के हक अधिकार की बात करते, अपराध पर बात करते, भ्रष्टाचार पर बात करते, तो शायद लगता कि नेता प्रतिपक्ष के रोल में है और जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर लगे हैं। वो तो राहुल गांधी जी आए हैं, ब्रेन वॉश कर दिया है, और जो कुछ प्रतिशत लोगों के जो नाम कटे हैं वो भी उसमें कितने जेन्युइन हैं कितने इनजेन्युइन हैं, वो तो BLA 2 पर काम कर रहे हैं, उस दिशा में लेकर तेजस्वी जी को घुमा रहे हैं, अपना ही हित साध रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखता है। मैं जल्दी से आरजेडी का भी रिएक्शन चाहूंगा, दूसरी पार्टी, मैं जल्दी से आरजेडी का भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि अभिषेक जी आपने कहा कि विपक्ष ने पहले से मान लिया है कि चुनाव के नतीजे क्या आएंगे। क्या वाकई में ऐसा है राजकुमार राजन जी? फिर क्यों कहा गया कि चुनाव के नतीजों के बाद देख लीजिएगा कि बीजेपी का सीएम होगा, नीतीश बाबू सीएम नहीं बनेंगे? तो यानी विपक्ष ने मान लिया है। देखिए प्रत्युष जी, देखिए वोटर अधिकार यात्रा के सफलता पर और वो एक जन आंदोलन के रूप में जो पूरे बिहार में आम आवाम जाग चुकी है, उसके कारण से बीजेपी जेडीयू इतना डरी हुई है, भयभीत है कि वह सत्ता उसके हाथ से जाती हुई दिख रही है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। दरअसल सोचिए कि बिहार में जिस तरह की स्थितियां हैं, एसआर के प्रारंभिक चरण में जो हम लोगों ने कहा था कि आधार कार्ड को जोड़ दीजिए, उस पर जेडीयू और बीजेपी के जो नेतागण थे और तमाम तरह के जो पदाधिकारी थे वह सब विरोध कर रहे थे कि एसआर होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आधार कार्ड जुड़वाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड जोड़ा।
इनको जनता, आम दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है कि बाढ़ 73% जनता आम बाढ़ में पीड़ित है, वो अपने कागजात कैसे जमा करेंगे। सबसे प्रथम बात तो है कि वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में अगर आम गरीब जनता का नाम ही नहीं होगा तो वह उसका अधिकार, तो मूलभूत अधिकार ही छीना जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो आपने आज जो मुद्दा बनाया है, देखिए वही लालू जी थे। चलिए, समय की पाबंदी है राजकुमार जी, हमें इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।